गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडीइंग हार्ड। सो टुडे इज 9 मार्च। स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट में डेवलपमेंट्स आ रखी हैं उनके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है जो मिलेगा स्पेसिफिक रिलीजियस और सोशल ग्रुप को, कुछ सोशल और रिलीजियस ग्रुप को, ताकि वो एक्सरसाइज कर सके ऑटोनॉमी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात की गई है कि कुछ धार्मिक और सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व देने का, जहां पे वो बिना ही केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपनी काम कर सके, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की बात की गई किस आर्टिकल के अंतर्गत। सारे आर्टिकल जो यहाँ पे मेंशन्ड है हमने ऑलरेडी डील कर रखे हैं। जो अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो बहुत आराम से बता देंगे, जो नए आए हैं वो भी बता देंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स हैं कि कोई भी एलिमिनेट कर देगा, बट फिर भी हम डील करेंगे। बताइए कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत ये बात कही गई है। और ये क्वेश्चन जी हाँ किस कंटेक्स्ट से रिलेटेड है? लद्दाख। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था और डील किया था 6 शेड्यूल के को लेके, क्योंकि लद्दाख में ह्यूज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उनकी डिमांड है कि उनका जो एरिया है, उनका जो स्टेट, अभी स्टेट नहीं, उनका जो यूनियन टेरिटरी है उसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए रिप्रेजेंटेशन, उनको चाहिए लेजिस्लेशन जो इनके पास नहीं है, और इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लाइक उनको जॉब में रिजर्वेशन चाहिए, उनको चाहिए कि उनको लैंड का राइट मिले। किसको? लद्दाख के लोगों को। इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा था। कुछ टाइम पहले ये मिल के आए, वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो मिल के आए, अमित शाह जी से बातें निकल के आई। अमित शाह जी ने कहा कि देखिए आपकी जो भी लैंड की प्रॉब्लम्स है, जॉब रिक्वायरमेंट है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, बट अंडर आर्टिकल 371। अभी के लिए हम आपको 6 शेड्यूल में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। और इन्होंने जो इनका डिमांड था कि हमें हमारी लेजिस्लेशन चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उस डिमांड को भी अभी के लिए मना कर दिया। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन में था आर्टिकल 371। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से डिस्कस करेंगे। 6 शेड्यूल पढ़ा था तो हमने जाना था आर्टिकल 244 को लेके, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया था हमने। आज आर्टिकल 371 जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आर्टिकल 105 ये प्रोवाइड करता है प्रिविलेज टू एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट। पढ़ा था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी और एमएलए जो ब्राइब लेके वोट दे देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं, वो उनके ऊपर अब जो कानूनी कार्रवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलाए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनके पास ब्लैंकेट ऑफ इम्यूनिटी था अंडर द आर्टिकल 105 एमपीज को लेके। चलो 180 ये भी पढ़ा है जब हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की बात आई थी, और हमने जाना था राज्यसभा के को लेके जितनी भी बातें हो सकती हैं, इलेक्शन का प्रोसीजर जाना था। आर्टिकल 180 के अंतर्गत क्या होता है राज्यसभा के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 80। आर्टिकल 142 किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था? मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 8 जो इनवैलिड वोट्स थे उनको वैलिड करार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर कहां से आई? आर्टिकल 142 से आई, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है ऑन एनी केस पेंडिंग बिफोर देम। आर्टिकल 142 और अभी आर्टिकल 371। चलो चलते हैं। 371 ए से लेके जे तक है, स्पेशल प्रोविजन की बात करता है जो देगा सर्टेन रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप को, जहां पे वो एक्सरसाइज कर सके अपनी ऑटोनॉमी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ये आपके आर्टिकल में आया हुआ था, ये था आपके इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत बढ़िया रहता है, अगर हिंदू के अलावा टाइम मिल जाता है तो आप पढ़ लिया करो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो यहाँ पे डील हो जाएगा, बट द हिंदू नहीं छोड़ना है, वो जरूर पढ़ना है। चलो तो जो भी मैंने कहा वो सारी बात यहाँ पे है। जो लद्दाख के पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये अमित शाह जी से मिल के आए, और अमित शाह जी ने बोला कि हम आपको आर्टिकल 371 के में इंक्लूड कर सकते हैं, बट 6 शेड्यूल में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने डिनाई कर दिया, और उनका जो रिक्वेस्ट था लेजिस्लेचर को लेके उसको भी टर्न डाउन कर दिया। किसने? अमित शाह जी ने। चलो आर्टिकल 371 मैंने बताया 11 स्टेट्स इंक्लूडेड है, जिसमें से 6 नॉर्थ ईस्ट के हैं, और 244 को लेके बताया, ठीक है, कि इसमें 6 शेड्यूल की बात कही है। और 6 शेड्यूल में कितनी स्टेट्स आते हैं? जी आते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 371 में टोटल 11 स्टेट्स है, सबका अपना अपना। ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम। तो ये जो लिस्ट है ना बाबू पढ़ना पड़ेगा, वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और अभी क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है 371, तो मेंस में भी आपके आराम से आ सकता है 371 को लेके। अगर ये लिखोगे, लिस्ट बनाओगे तो
चेरी ऑन द केक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्ज्वला योजना न्यूज में आया हुआ था, क्यों? क्योंकि इनका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है 1 साल को लेके। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कितने साल का ड्यूरेशन बढ़ा है, आपसे पूछा जाएगा इसके जितने भी डायमेंशन है वो। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनकरेक्ट। इसको ना जब एग्जाम में आए ना तो इसको ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ना सही आते हुए भी गलत ये करवा देता है, और एक घर पे आके आपको लगता है कि यार पढ़ा था, सब कुछ किया था, बट थोड़ा सा दिमाग खसक गया और गलत करके आ गए। तो बताइए उज्ज्वला योजना के कंटेक्स्ट में ये 3 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है? उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? क्या वो प्रोवाइड करता है फ्री एलईडी लाइट? लग रहा है क्या ऐसा है? नहीं यार, वो उजाला था, 4 बूंदों वाला उजाला, यह है उज्ज्वला। डिफरेंस देखना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। उजाला योजना के तहत एलईडी लाइट मिलेगी रूरल हाउस होल्ड्स को, बट ये उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या सही है? नहीं यार, ये तो गलत हो गया। ये एलईडी लाइट थोड़ी ना पहुंचाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार को मुफ्त एलईडी लाइट उपलब्ध कराना नहीं है, ये उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। चलो ये तो गलत हो गया। एम्पावर्स वुमेन बिल्कुल करेगा, ये तो सही है, एम्पावर वुमेन करता है, बट करता क्या है ये बताऊंगी। वुमेन को एम्पावर कर रहा है, तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है? क्या इसकी ये नोडल मिनिस्ट्री है? नहीं है। तो ये नहीं है। इस योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर्स मिलते हैं जो भी डिप्राइव्ड हाउस होल्ड है, रूरल हाउस होल्ड है उनको, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत, वुमेन डेवलपमेंट चाइल्ड के अंदर में नहीं आता है। ओके, तो उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, बट आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? तो ए और सी गलत है, तो ए और सी हो गया आपका आंसर। एकदम ध्यान से आराम से करना है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। तो नोडल मिनिस्ट्री मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है। इसका एम क्या होता है? जो भी रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड है उनको एलपीजी प्रोवाइड करवाना, ताकि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग था, जहाँ पे वो कोल, काऊ डंग ये सब यूज करते थे, जिसमें से बहुत सारे धुआं निकलता था, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वगैरह को अफेक्ट करता था वुमेन्स का, उनका हेल्थ वगैरह खराब हो जाता था, तो ये सब चीजें से बच सके और उनको हाइजीनिक वे प्रोवाइड किया जा सके खाना बनाने का। तो क्या इसका एम है? क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करवाने का। किसका? उज्ज्वला का। तो एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए इनका सब्सिडी। क्या क्या है इसका फीचर? तो फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, सब्सिडी भी फ्री करवा सकते हैं, 6 ये सारी टेक्निकलिटीज है, आप पढ़ लो, आपको बहुत सही रहेगा। ओके, एग्जाम में अगर मेंस में आता है तो लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्री में जैसा मैंने बोला वैसा ही पूछा जाएगा। 1-2 पॉइंट और है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फेज 1 जो है वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, फेज 2 कहाँ से लॉन्च हुआ था, और एडिशनल बात कॉस्ट कैसे हम एलपीजी प्राइस की करते हैं कैलकुलेट। अभी कल ही मोदी जी ने कहा था कि हम 100 रुपए कम कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर की। बताओ अचानक से क्यों कर दिया? अच्छा लग रहा होगा उनको, गुड वाली फीलिंग आ रही होगी, इसीलिए उन्होंने हमारा 100 रुपए कम कर दिया एलपीजी का। तो क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, जो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है और कैलकुलेट किया जाता है सऊदी अरब के अरमको द्वारा। तो किससे कैलकुलेट होता है? इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के थ्रू होता है। फेज 1 लॉन्च हुआ था बलिया, 1 डे एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं, बलिया यूपी और महोबा से 2nd फेज। चलो हो गया उज्ज्वला योजना का जितना भी आपको जानना था सब। थोड़ा सा इतनी अच्छी योजना है, मैंने हमेशा कहा है जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी योजना होते हैं, लूप होल्स होते ही होते हैं, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। सबसे पहला लिमिटेड रिफिल कंजम्पशन। देखा गया है कि लोग सिलेंडर का कनेक्शन तो ले लेते हैं बट फिर रिफिल नहीं करवाते हैं, एक ये हो गया इनका। उसके बाद फिर सब मर रहे हैं यार, इसके लिए तो बढ़ती ही जा रही है दामें, और दाम बढ़ेंगे। जो रूरल हाउस होल्ड है, जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? उनके लिए फूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर तो नहीं ले रहे हैं कोई कनेक्शन। और दूसरा इंटरनेशनल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके चलते प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कोई नहीं लेगा यार। तो ये जो है इसके कंसर्न्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल है। सी स्पेस नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म, किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है जो प्रमोट करेगा क्वालिटी फिल्म, जो उनकी कल्चरल फिल्म्स है उनको प्रमोट करेगा? किस स्टेट के ओटीटी ने किया है? सी स्पेस, बहुत इजी है। सांस्कृतिक मूल्य संचालन का में पारदर्शिता और राजस्व बंटवारे के साथ गुणवत्ता वाली फिल्मों का बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सी स्पेस लॉन्च किया है। किस राज्य ने किया है बताइए?
ये क्या है? केरल ने। किसने किया है? केरल ने किया है। तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, इन्होंने अपनी स्टेट की खुद की OTT सी स्पेस लॉन्च किया है। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा है। आंध्र प्रदेश को लेके पढ़ा था, GI टैग मिला है आंध्र प्रदेश की नरसापुर की क्रॉशर क्लेस को। तमिलनाडु को लेके क्या पढ़ा था हमने? तमिलनाडु को पढ़ा था हमने कि सेकेंड स्पेस पोर्ट बन रहा है थुट्टीकोडी डिस्ट्रिक्ट में। चलो ठीक है। और एक और पढ़ा था हमने कोत्रवई स्कल्पचर पल्लवा डायनेस्टी की। मध्य प्रदेश लिपट की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और केरला क्वालिटी फिल्म्स के लिए सी स्पेस। और कल पढ़ा था हमने कि स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की लिस्ट में इन्होंने इंक्लूड किया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, और उसके लिए कमिटीज भी बनाए जिनका हेड खुद वहां के जो CM है वो करेंगे। तो केरला ने बनाया है, क्या बनाया है? स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की लिस्ट में इंक्लूड किया है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटो 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 तो नाटो का सबसे नया मेंबर कौन बना है? ये बस आपको ध्यान भटकाने के लिए लंबे क्वेश्चन आजकल देख रही हूँ ट्रेंड बहुत चल रहा है, खास करके स्टेट पीसेस में। हमारे BPSC में भी लंबे से क्वेश्चन रहते हैं, आंसर बहुत फुद्दू सा रहता है। तो यही है नाटो का न्यूएस्ट मेंबर, कीवर्ड यही है। और कैसे इनको मिला? बाय डिपोजिटिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विद द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन वाशिंगटन DC। तो न्यूएस्ट मेंबर कौन बना है नाटो का? सीधी बात यही है, बताइए। बहुत इजी है। जी हाँ, स्वीडन, सबको पता है स्वीडन बन गया है 32nd मेंबर। 31st कौन सा? जल्दी बताइए। 31st था फिनलैंड, अब बन गया है स्वीडन 32nd मेंबर नाटो के। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाटो जो है हमेशा से न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि वो नाटो का मेंबर बन गया है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता रहता है। मतलब वो ना ही किसी का समर्थन करते थे और ना ही किसी का उल्लंघन करते थे, वो अपना ही जिंदगी जी रहे थे। बट अब जब देखा कि यार रशिया ने तो यूक्रेन की बजा दी है, तो अब उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अपनी जो न्यूट्रलिटी का उनका प्रिंसिपल था उसको तोड़ा और नाटो के मेंबर बन गए 32nd स्वीडन। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। जर्मनी को लेकर हमने पढ़ा था कार्बन स्टोरेज ऑफशोर स्टोरेज का सिस्टम स्टार्ट किया है। कार्बन ऑफशोर स्टोरेज कौन? जर्मनी। मैंने बताया था कि जो भी इंडस्ट्री से कार्बन निकल रहे हैं उनको वो ट्रैप करेंगे, शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे और समुद्र की गहराइयों में स्टोर कर देंगे। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। चलो ठीक है। ग्रीस को लेकर हमने पढ़ा था पहला ऑर्थोडॉक्स यूरोपियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। कौन? ग्रीस कर दिया है। और बेल्जियम, जी हाँ, बोला है कि इकोसाइड जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम है। किसने कहा है? बेल्जियम ने कहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल शक्ति ने किसके साथ एग्रीमेंट का साइन किया? किस इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? किसके लिए? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स। पेयजल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित संस्थानों किसके साथ समझौता किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जल्दी बताइए किसके साथ? जल शक्ति मंत्रालय ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स के लिए? जी हाँ, IISc बेंगलोर के साथ किया है। किसके साथ किया है? IISc बेंगलोर के साथ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने एग्रीमेंट साइन। ओके चलो, तो क्या करेगा ये जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स? ये करेगा डैम सेफ्टी, विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, रिसर्च और एकेडमिक कोर्सेज ऑफर करेगा। कहाँ पे? IISc बेंगलोर में। कौन किसके साथ किया है? जल शक्ति मंत्रालय के साथ किया। जो भी अभी तक डेवलपमेंट पढ़ के आए हैं सारे इंस्टीट्यूशन का रिवीजन कर लेते हैं। IIM बैंक शिलोंग पहली PM गति शक्ति चेयर बनी है। कहाँ? IIM शिलोंग में। मद्रास को लेके क्या पढ़ा था? होमोसेप इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक। चलो ठीक है। रुड़की यूपी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। और IIT मद्रास को लेके कल हमने पढ़ा था इनकी स्कॉलर की मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया स्कॉलर मीट IIT मद्रास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीथेन सैट सैटेलाइट है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये मेजर करेगा मीथेन इमिशन को ग्लोबली। मीथेन सैट
वैश्विक स्तर पर मीथेन का उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए और मापने के लिए डिजाइन किया गया मीथेन सैट उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रॉसकॉस्मोस को लेके हमने कुछ पढ़ा था? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा था, बट इन्होंने पार्स जो ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। किसने? रशिया ने। और पार्स को हमने बोला था यार्स से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रशिया का जो यार्स है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो पी है ये है ईरान का। ओके, इमेजिंग सैटेलाइट जिसने रशिया को लॉन्च किया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है पार्स और यार्स में। चलो, जाक्सा को लेके हमने पढ़ा था कि इसने नासा के साथ मिलकर बनाया है दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट और उसको लॉन्च किया है। नाम क्या था? लिग्नो सैट। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहने वाला है। और हमारी इसरो ने इनसैट 3D लॉन्च किया है। किसके थ्रू? GSLV F-14 के थ्रू। ठीक है, इसरो ने किया है। जाक्सा, लिग्नोसैट, नासा के साथ मिलकर। स्पेस एक्स बच गया, तो स्पेस एक्स ने मीथेन सैटेलाइट छोड़ा है। स्पेस एक्स की फैल्कन 9 रॉकेट है, उसके द्वारा छोड़ी गई है, लॉन्च की गई है मीथेन सैट, जो ग्लोबली ट्रैक करेगा मीथेन को। ठीक है, चलो, ट्रैक करेगा, मेजर करेगा मीथेन की इमिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्टेट ने, किस सिटी ने, जो इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन गई है जो सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च करेगा, जिसका एम होगा नेट जीरो बनना 2050 तक। नेट जीरो बिल्डिंग बनाएंगे 2050 तक। इसके लिए किसने, कौन इंडिया का पहला शहर बन गया जो विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जिसने लॉन्च किया है? बताइए। बिल्डिंग्स बनते हैं तो बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक्शन प्लान बनाया है। किस सिटी ने बनाया है ताकि जीरो इमिशन बिल्डिंग्स बाय 2050 बन सके? ये बनाया है नागपुर ने। किसने बनाया है? नागपुर ने। तो जीरो कार्बन बिल्डिंग प्लान जिसका एम है जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050 तक अचीव करने का। ओके, चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कोचीन को लेके हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फेरी बोट वर्चुअली इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी साहब ने। कहा? कोची, केरला। और एक और पढ़ा था, मसाला बन रहा था। नहीं यार, मसाला नहीं बन रहा था, मसालों की कॉन्फ्रेंस की गई थी, कोडेक्स। कहा? कोची, केरला। चलो ठीक है। डिब्रूगढ़, असम। क्या बना था यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी और योगा का हॉस्पिटल। कहाँ? डिब्रूगढ़, असम में। और कानपुर, यूपी में। फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट और साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। कहाँ? कानपुर, यूपी में। किसका है ये? अडानी जी का है। चलो, काफी फैक्चुअल है बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गेवरा माइन जो इंडिया की सबसे बड़ी और अब सेट टू बिकम लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। कहाँ की है ये गेवरा माइन? कोयले की खदान है जो एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान बनने के लिए तैयार है तैयार। ये गेवरा माइन कहाँ की है ये? चलो जल्दी से बताओ। ये है छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। तो छत्तीसगढ़ की जो गेवरा माइन है जो इंडिया की लार्जेस्ट है, अब बनेगी क्या? एशिया की लार्जेस्ट। जल्दी से करते हैं जो हम करते आए हैं। आयरन डिपोजिट मिला था करौली राजस्थान में, बिल्कुल मिला था। हरियाणा, दिन बंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट, बहुत प्यारा नाम और बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी ही बन के तैयार हुआ है दिन बंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट। और उड़ीसा में हमने पढ़ा था तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और जाना था बायोमास को फायरिंग को लेके। बायोमास को फायरिंग क्या होता है? थोड़ा सा कोयला निकाल के बायोमास डाल देंगे ताकि थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो। कहाँ स्टार्ट होगा ये टेक्निक? तालाबीर 10% बायोमास को फायरिंग करेंगे। यहाँ पे कहाँ है? उड़ीसा में है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत बार रिविजन करना है। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको तो मतलब वो तो बोर हो गए होंगे, उनका लगेगा यार मैम कितना बार बोलोगे, हो गया आप बस करो। लेकिन जो नए कर रहे हैं उनको तो लगेगा ना कि हाँ, और जो पुराने भी हैं उनके लिए भी बैठ जाएगा तो अच्छा है ना। जैसे ABCD याद रहता है वैसे ये भी याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर। बताओ, यहाँ पे भी आ गए AI वाले, सबकी नौकरी ले जाएंगे अब। तो हाल ही में किस राज्य का पहला जेनरिक AI शिक्षक जिसका नाम आयरिश, अच्छा नाम भी रख दिया गया है आयरिश, किस राज्य की है ये? बताओ। AI की तरफ पढ़ाएंगे अब आपको, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलो हम भी पढ़ेंगे फिर।
किस स्टेट की है? आइरिस जनरेटिव एआई टीचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से लिंक करके पढ़ना है। एसेस वगैरह में बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंप्लीकेशन डालना है। और करंट अफेयर्स की क्लास अगर रोज कर रहे हो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भर भर के मिल जाएंगे एआई को लेके। हमने बहुत अच्छे से डील कर रखा है एआई के पॉजिटिव नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव इंप्लीकेशन क्या क्या डाल सकते हैं। तो बताइए, सबसे बड़ी नेगेटिव इंप्लीकेशन तो हो रही है कि जॉब ले रहे हैं ये सबके। इससे पहले हमने पढ़ा था सोरा के बारे में, जो टेक्स्ट को वीडियोस में कन्वर्ट कर देता है। 1 ही मिनट की वीडियो होगी बट कर रहा है। तो जो वीडियोग्राफर्स हैं, जो सिनेमेटोग्राफर हैं, कहीं ना कहीं उनकी जॉब जाएंगी। अब टीचर वालों पे डायरेक्ट अटैक। आइरिस किस स्टेट की है? ये फिर से केरला की है। केरला वाले बहुत काम करते हैं। तो केरल की देखो, ये है आइरिस टीचर, ठीक है, इंटरैक्टिव है, पढ़ाएंगी। जितनी भी 3 लैंग्वेजेस जानती हैं ये, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देंगी और उसका आंसर भी करेगी, इंटरैक्ट करेंगी आपके साथ। ये बना है अटर टिंकरिंग लैब के अंतर्गत। क्या? आइरिस टीचर, जो जनरेटिव एआई है। कहाँ पे हुआ है? त्रिवंतपुरम, केरला। चलो, न्यू दिल्ली को लेके क्या पढ़ा था? 1000 रुपए मिल रहा है जो 18 साल से ऊपर की महिला है उनको। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, 1000 रुपए। चलो, तेलंगाना इंदिरा अम्मा। चलो, और हरियाणा सवेरा स्कीम, जहां पे अर्ली ब्रेस्ट डिटेक्शन किया जाएगा। कहां? हरियाणा। चलो, एक और कल पढ़ा था हमने हिमाचल प्रदेश को लेके। क्या पढ़ा था? 1500 रुपए मिलेंगे 18 से ऊपर की महिलाओं को। किस क्या नाम था स्कीम का? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना। किसका? हिमाचल प्रदेश का। प्यारी बहन सुख सम्मान योजना हिमाचल प्रदेश का। न्यू दिल्ली का 1000 रुपए अंदर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। सवेरा हरियाणा का, तेलंगाना का इंदिरा अम्मा, और केरला आइरिस जनरेटिव एआई टीचर। बिल्कुल नहीं घबराना है, बार बार रिवीजन करेंगे। इतना रिवीजन करूंगा कि सुन सुन के बोर हो जाओगे, बट मैं नहीं होंगी पढ़ा पढ़ा के। ये काम एआई नहीं कर पाएगा, गारंटी। इंटरनेशनल वुमेन डे सब मना रहे हैं। नॉर्मल लोगों के लिए तो 8 मार्च हो गया, इंटरनेशनल वुमेन डे स्टेटस लगा दिया, विश कर दिया। बट एज एन एस्पिरेंट आपको ये जानना है, वहां तक सीमित नहीं रहना है, आपको बढ़ना है एक कदम आगे। बताइए थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? बताइए। विषय पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि विषय एक्चुअली में क्या था। बट ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन आपको विषय, आपका यहाँ पे आंसर सही करना नहीं है। मेरा इंटेंशन जी हाँ रिवाइज करना है आपका। बट आप बताइए क्या होगा, एक बार पढ़ लो। बताओ जल्दी से। ये जो चतुरंग है, कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कॉपरेशन क्रिएट, ये किसका थीम था? बहुत इजी है, रायसेना डायलॉग हुई थी ना, बिल्कुल हुई थी, वहां का थीम था। क्या? चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट। बिल्कुल याद रहेगा। ये जो मेक अ राइट स्टार्ट है, ये कहाँ का थीम था? ये आरबीआई की जो लिटरेसी वीक, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, उसका थीम था मेक अ राइट स्टार्ट। मुझे लगता है ये 4थी बार हम पढ़ रहे होंगे। मेक अ राइट स्टार्ट, आरबीआई की लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम थी मेक अ राइट स्टार्ट। चतुरंग रायसेना। ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स, ये कहाँ की थीम थी? बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी सहायता। ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या लॉन्च किया था? नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस वीक नीति आयोग ने लॉन्च किया था, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस वीक, जिसका थीम था, वीक नहीं था, मंथ था, सॉरी, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। इसका थीम था ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट। तो बच गया हमारा इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाएं। आय हाय। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को बनता है, उसका थीम था, और यूनाइटेड नेशन ने बताया क्या थीम क्या था? इन्वेस्ट इन वुमेन और एक्सेलरेट प्रोग्रेस। चलो, तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, फिर से समझा दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।